हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जेज इंग्लिश कंसर। अब ये जो आज का टॉपिक है टेंस, टाइम, टेंस एंड एस्पेक्ट और मॉडलिटी। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम, टेंस, एस्पेक्ट और मॉडलिटी। देखिए, सिंपल हम समझ लें कि टाइम क्या है। अब टाइम के बारे में जब फिज़िक्स वाला बताता है तो दूसरा बताता है ना। लेकिन हम लिटरेचर के हैं, ग्रामर के हैं, तो हमारा टाइम का तात्पर्य, देखिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। इस नंबर पर ये मान लीजिए कि कोई इवेंट यहाँ हो रहा है, हमने पहले से थोड़ा लिख रखा है ताकि वीडियो शॉर्ट बने। ये पहले से हम बना रखे हैं। मान लीजिए यहीं कोई इवेंट घटता है, मान लीजिए ये प्रेजेंट है, कोई घटना यहाँ घटती है, तो इसके आगे मान लीजिए इसको आप फ्यूचर मान लीजिए और इसको पास्ट मान लीजिए। तो अब पास्ट भी असीमित है और फ्यूचर भी असीमित है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट हुआ, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, ये आगामी समय है यहाँ पर। और फ्यूचर भी इनफाइनाइट है, ये आप देखें। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका एक सिंपल डेफिनेशन, टाइम इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। टाइम इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases in order to study it conveniently. क्लियर? अब बात रही टेंस की। टेंस मीन्स टाइम ऑफ एन इवेंट। कोई घटना, चाहे वो, देखिए, टाइम ऑफ एन इवेंट, एक्शन, बीइंग और पोजीशन। टाइम ऑफ एन इवेंट, एक्शन, बीइंग और पोजीशन, कुछ भी होगा वो टेंस माना जाता है। ठीक, तो ये अब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली हमारा फोकस होता है कि एक्शन पर हम रखें, तो वही एक्शन वाला ही माना जाता है टेंस। लेकिन बीइंग और पोजीशन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि टेंस हो गया। एस्पेक्ट क्या है? जब कोई कार्य हो रहा हो, कोई एक्शन होता है, तो वो 2 एस्पेक्ट में होता है। एक होता है नॉन परफेक्टिव एस्पेक्ट, एक परफेक्टिव एस्पेक्ट। तो परफेक्टिव एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसके अंतर्गत इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस आते हैं, और नॉन परफेक्टिव के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्टिव के अंतर्गत आता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये कोई भी एक्शन होगा, जैसे वर्ब है, हमने वर्ब देखा था। वर्ब की वीडियो में आप जाएंगे तो दिखेंगे कि 3 चीज़ें डिनोट करता है, बीइंग, पोजीशन और एक्शन। एक्शन को ही विशेष रूप से टेंस के रूप में लिया जाता है। बीइंग और पोजीशन जो है वो टाइम के रूप में ही विशेष रूप से उसको हम देखते हैं, लेकिन उसको एक्शन के रूप में नहीं देखा जाएगा। अब जैसे बात आती है कि सर ये कहता है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। देखिए, ये ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये बीइंग और पोजीशन, यानी एक्शन, जो ये एक्शन है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा इतना, देखिए यहाँ तक हमने जो ऐसे बना दिया, ये पूरा इंक्लूड करके तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा। इसी तरह से ये पूरा इतना सिंपल पास्ट होगा। ठीक, और वही सिंपल फ्यूचर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के सिंपल फ्यूचर होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा? ये इतना ही जिसमें एक्शन केवल हो, एक्शन की बात की गई हो और उस नॉन परफेक्टिव एस्पेक्ट की एक्शन हुए हो, इंडेफिनिट हो, वो डेफिनिट ना हो। तो ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं, जैसे आपने देखा कि वर्ब 3 चीज़ डिनोट करता है, बीइंग, पोजीशन और एक्शन। एक्शन में 2 एस्पेक्ट हमने बताया, नॉन परफेक्टिव, परफेक्टिव। इस नॉन परफेक्टिव में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, और परफेक्टिव में परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं, इस इंडेफिनिट में हम 6 तरह के कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमें, अच्छा एक बात है, टेंस, टाइम, एस्पेक्ट और मॉडलिटी हम क्यों देखें? ठीक, हम क्यों देखें? देखिए, हम चूँकि ये हिंदी भाषी प्रदेश है, हिंदी भाषी होने के नाते हमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है, ताकि अपने बच्चों को बाहर तमाम अपनी देश दुनिया से कम्पीट करा सकें। तो इंग्लिश भी हमें सीखने की ज़रूरत होती है, तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम इंग्लिश सीखते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी को हम 1-to-1 करस्पॉन्ड कराने के लिए इसके जो
जो करेक्ट इमोशंस हैं, जो भी हम जो इमोशंस हमारे हैं ये, और इंग्लिश वाले का जो इमोशंस है, मान लीजिए इंग्लिश है ये हिंदी है, तो अब हिंदी वाले का इंग्लिश के साथ 1 to 1 करेस्पॉन्ड जो इमोशंस हैं, ठीक है ना, जो भाव हैं वो उन भावों को इसमें व्यक्त करना, इसके भावों को इसमें व्यक्त करना। इसी के लिए हमें टेंस, एस्पेक्ट और मॉडलिटी की ज़रूरत है। क्लियर? बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, इसीलिए ज़रूरत है और इसीलिए हम टेंस पढ़ें, इसीलिए टेंस पढ़ें। अब ये कंस्ट्रक्शन आ गया, मैंने बताया यही कंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि इसीलिए 1 to 1 करेस्पॉन्ड के लिए ही ये कंस्ट्रक्शंस हैं, यही कराने के लिए। इसी पर हम आए हैं तो बताए हैं। इसी तरह से अब हम एक काम करेंगे, 3 कॉलम ले लेंगे। प्रेजेंट, ये जो टाइम है पूरा टाइम, इसमें 3 फेजेस, ठीक। ये 3 फेजेस कौन है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, एक बात और है, ये टेंस है, ये टेंस है लेकिन ये एक्सप्रेशन है, ये बात नोट कर लेंगे। कोई भी टीचर अगर आप इसमें देख रहे हो तो अच्छी बात है, समझें, और स्टूडेंट देख रहे हो तो वो भी नए तरीके से सीख लें कि फ्यूचर टेंस नहीं है, वो एक्सप्रेशन है, पास्ट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है। तो ये टेंस है, ये टेंस है और ये एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो फ्यूचर, उसको द फ्यूचर लिखेंगे या द फ्यूचर एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्लियर? वो टेंस को उसको नहीं लिखते हैं और उसके एक्सप्रेशंस को विशेष रूप से हम बताएंगे उसको अभी फिलहाल। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में कोई बीइंग हो रहा हो तो इज एम आर के माध्यम से शो करेंगे, और फिर ये जो पोजीशन है वो हैज़ हैव के, और वही पास्ट में होगा तो वाज वर, और पोजीशन होगा तो हैड, और फ्यूचर में बी, हम मॉडल वर्ब्स लेंगे और बी लगा लेंगे। मॉडल वर्ब्स में विल, शैल, 2 हम लेंगे उसके बाद बी लगा लेंगे। ठीक, इसके माध्यम से हम फ्यूचर में भी बीइंग और पोजीशन शो कर देते हैं। तो अब पोजीशन के लिए विल, शैल प्लस हैव कर लेंगे और इसमें विल, शैल प्लस बी कर लेंगे। तो ये हमारा मतलब फ्यूचर के पास अपना कोई वर्ब नहीं है, प्रेजेंट के पास वर्ब है, पास्ट के पास वर्ब है, इसीलिए इसे टेंस कहते हैं। और फ्यूचर एक्सप्रेशन है, कभी इससे मदद लेती है, कभी मॉडल वर्ब से मदद लेती है। ठीक, ये अपने पास इसका वर्ब नहीं है इसलिए एक्सप्रेशन है, और ये मॉडल वर्ब्स जो मॉडलिटी हम कहते हैं, मॉडलिटी, तो ये इसके माध्यम से और कुछ इसके या इसके माध्यम से ये हेल्प लेता है। ठीक है, और वही कंस्ट्रक्शंस हेल्प करते हैं। अब हम चलते हैं कि इसमें मान लीजिए जो सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें कौन से कंस्ट्रक्शंस काम करेंगे। आप ध्यान रखें, इसमें भी ये जो 6 कंस्ट्रक्शंस हैं, इसके भी 6 कंस्ट्रक्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके भी 6 कंस्ट्रक्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड, ये 6 है। अब पहले हम ये काम करते हैं, ये तो सिंपल है कि आप बना सकते हैं और बड़े इजीली, आप अगर स्टूडेंट हैं, टीचर हैं तो बहुत सिंपल है इसको बनाना, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी है तो हम छोटा सा देख लेते हैं इसको। सब्जेक्ट लगा लेते हैं, वर्ब फर्स्ट, उसमें यस यस कब लगाते हैं? जब यह सब्जेक्ट, ध्यान रखें, जब यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है ना, यह सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तब हम वर्ब में यस यस जोड़ लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। अब फिर उसके बाद अगर दूसरा निगेटिव कंस्ट्रक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज लगा लेते हैं, फिर नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट अब आ जाता है। अब वर्ब फर्स्ट में यस यस नहीं लगाते हैं, डू डज के बाद नॉट लगा वर्ब, ये भी बच्चे गलती करते हैं, वो भी सुधार लें कि इसमें वर्ब फर्स्ट ही लिखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें। अब फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट में डू डज पहले लगाएं, फिर सब्जेक्ट रखें, वर्ब फर्स्ट रखें, फिर ऑब्जेक्ट रखें, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएं। इसमें अक्सर मार्क किया जाता है कि क्या शब्द पहले आएगा, उसी के लिए हम अनुवादन करेंगे। अनुवादन माने एक से दूसरे में, ये ध्यान रखें। अब ये देखिए क्या शब्द पहले आया हिंदी का, तो इसमें हम डू डज पहले लगा लें, फिर सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट। फिर उसी तरह से जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो और उसका हमको इंग्लिश में
जो है 1 to 1 करेस्पॉन्ड कराना हो तो ये जो है हम क्या करते हैं, WH वर्ड जो भी आया उसकी स्पेलिंग यहाँ उसकी इंग्लिश वर्ड लिख लेते हैं उसके लिए, और डू डज फिर उसके बाद लगाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। वो अगर सिंगुलर है तो डज लगाएं, वो प्लूरल है तो डू लगाएं। यही काम यहाँ भी जो हमने बताया है वही काम यहाँ भी करेंगे। फिर सब्जेक्ट रखें वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जो ये निगेटिव का जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट था तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड भी बनेगा, उसमें डू डज फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो डज लगाएं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो डू लगाएं, उसके अनुसार ही चलें। और फिर नॉट लगा लें वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। अब फिर वही बात जो यहाँ पर हमने बताया वही चीज़ यहाँ भी दोहराएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, इसमें अफर्मेटिव है, 6 कंस्ट्रक्शंस इसमें भी हैं। तो हम पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है, डूअर ऑफ एक्शन होता है। किसी वाक्य की संरचना जो है SVO पैटर्न पर होती है। ये जो हमने बताया आपको, ये सब्जेक्ट पहले आता है। इंग्लिश में पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। यह जो है वाक्य के संरचना का आधार है, यही स्ट्रक्चर है, यही संरचना है, इसी पर हम संरचना करते हैं। तो अब ये यहाँ जो हमने बताया, अब यही वर्ब अगर यही सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब में एस लगा लें। अब ये देखिए कंटिन्यूअस में हम चले आए। अब कंटिन्यूअस जब आ गए तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे आई है तो एम लगा लें, ठीक है। शेष जितने सिंगुलर हों उनके साथ इज लगाइए, और जितने प्लूरल हों तो आर लगाइए, ठीक है ना। अब वर्ब में ING लगा लीजिए, इन्फ्लेक्ट करा लीजिए, फिर ING के बाद ऑब्जेक्ट लिख दें। तो जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण है, ही इज़ या आई एम, ठीक है ना, आई एम राइटिंग ए पोएम, आई एम राइटिंग ए पोएम, ठीक। अब इसी तरह से आई एम नॉट राइटिंग ए पोएम, यहाँ इज एम आर के बाद नॉट लगा लें, आई एम नॉट राइटिंग ए पोएम, ठीक है। फिर इसी तरह से एम आई राइटिंग ए पोएम, यहाँ पर हमने देखा कि क्या मैं लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पर इज एम आर पहले लगा लें, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये क्या शब्द पहले आने पर, जैसे कि इसमें बताया हमने क्या शब्द पहले इसमें आया था, इसी तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इसमें इज एम आर पहले लगा लें और सब्जेक्ट रखें वर्ब फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेकंड है, इसमें इंट्रोगेटिव सेकंड में जो रहा है, रही है वाला है, वो इस तरह के इन्फ्लेक्शंस होते हैं। इसमें ता है, ती, ता है जैसे एक्सप्रेशंस आते हैं, इसमें रहा है जैसे एक्सप्रेशंस आते हैं हिंदी के, और इसमें लिया है, किया है, चुका है, चुकी है ना, जैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम कहाँ लगाएंगे, रहा है, रही हुआ, ये जो कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, है ना। एक्शन में कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूटी रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब मान लीजिए कोई वाक्य ऐसा है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आया है, क्या, तो क्या लगाने पर इज एम आर पहले लगा दें। अगर वही इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में कहीं दूसरी जगह आया है तो उस जो भी शब्द है उसकी अंग्रेजी लगा लें, फिर इज एम आर लिख लें, सब्जेक्ट लिख लें, वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ये जो आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट लिखा है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके, जैसे एम आई नॉट राइटिंग ए पोएम, एम आई नॉट राइटिंग ए पोएम, तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट बना सकते हैं। इसी तरह से इंट्रोगेटिव जो सेकंड आपने बनाया है उसी के आधार पर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड भी बना सकते हैं। व्हाई एम आई नॉट राइटिंग ए पोएम, व्हाई एम आई नॉट राइटिंग ए पोएम, ठीक है ना। अब ये हमने बना दिया। अब परफेक्ट में चलते हैं, दूसरा जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिए है, दिया है, इस तरह से एक्सप्रेशन आता है जरूर रहेगा, है इसमें जरूर रहेगा, है इसमें जरूर है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसका अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शंस कैसे करेंगे, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है या अपना राइटिंग अपने पोएम लिख लिया है, तो आई हैव रिटन माई पोएम, आई हैव रिटन माई लेटर, आई हैव रिटन माई आर्टिकल, कुछ भी हो,
तो सब्जेक्ट हमने पहले रखा, मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न यही है, वो जो ऊपर ही बताया गया था इसमें भी बताया गया, इसमें भी वही चीज़ चलेगा। फिर हम सब्जेक्ट पहले लाएंगे, फिर ऑक्सिलरी लाएंगे, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर निगेटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हैज़ हैव पहले लगा लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, इसमें जिसमें क्या एक्सप्रेशन पहले होगा। फिर इंट्रोगेटिव सेकंड में जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा उसकी इंग्लिश वर्ड लिख लेंगे, हैज़ हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपने लिखा है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव सेकंड लिखा है उसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड आप बना सकते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये जो है परफेक्टिव एस्पेक्ट का दूसरा वाला है। तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय आईजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब ध्यान दें, सिंस और फॉर मतलब जब फॉर कब लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस कब लगेगा, एग्जैक्ट जब टाइम हो। जैसे मैं 2 बजे से ये काम कर रहा हूँ, मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 बजे से काम कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए 1 बजे 2 बजे इस तरह से दिया हो, कोई टाइम एग्जैक्ट दिया हो, या डे एग्जैक्ट दिया हो, मंथ एग्जैक्ट दिया हो, ईयर एग्जैक्ट दिया हो, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए सिंस लगाते हैं। लेकिन अगर दिया हो 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 6 वर्ष से, अब अगर मान लीजिए उसमें दिया है 1977 तो 1977 सिंस लेगा। लेकिन अगर ये दिया है कि 50 वर्षों से तो अब फॉर लेंगे, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से लगाएंगे। फिर अब अफर्मेटिव में ये जो यहाँ सिंस फॉर है इसका हमने डिस्क्रिमिनेशन बता दिया, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया गया और उसके बाद टाइम लिखेंगे। जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स हम देखिए फॉर 10 ईयर्स। देखो, आई हैव बीन राइटिंग माई पोएम फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है, ये टाइम हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसी में हम क्या करेंगे, हैज़ हैव के बाद जो है यहाँ पर देखिए हैज़ हैव, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया हमसे, सब्जेक्ट बीन, ये हाथ जो है बीन, यहाँ पर बीन होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस बीन। आप ये ध्यान रखना है मेन ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगेगा और ये जो सप्लीमेंट्री ऑक्सिलरी है उसके पहले लगेगा। तो वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड मेन वर्ब भी इसके बाद आई है। ऑब्जेक्ट ये सिंस फॉर प्लस टाइम तो वैसे ही सब कंस्ट्रक्शंस में रहेंगे, जितने कंस्ट्रक्शंस आप करेंगे उसमें सब में रहेंगे। फिर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, है ना, वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय आईएनजी प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर प्लस टाइम उसमें भी आ जाएगा। फिर WH वर्ड यही है, ये यहाँ क्या शब्द पहले आएगा और इसमें WH वर्ड जो क्या कब, ये WH वर्ड होते हैं, क्या कब कहाँ कैसे, ये सब होते हैं। तो उनकी जो भी वर्ड रहे उसकी इंग्लिश वर्ड यहाँ लिख लें, उसकी इंग्लिश वर्ड यहाँ लिख लें और उसके बाद हैज़ हैव में से कोई लगा लें। जैसा कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का सिंगुलर हो तो हैज़ लगाएं, प्लूरल हो तो हैव लगाएं। ऐसे बीन वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड बाय आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। हैज़ हैव बीन, अब ये देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट, जैसा कि आपने यहाँ देखा है, इसी में जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के फिर बीन लगा कर वर्ब फर्स्ट इन्फ्लेक्टेड। इसमें जो आपने इंट्रोगेटिव सेकंड लिखा है उसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके फिर बीन। इस तरह से आपने देखा कि ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आपको सेम जो पास्ट में भी करना है। पास्ट में क्या करना है, देखिए हम जैसे बीइंग के लिए वाज वर्ब बताए हैं, हैड पोजीशन के लिए बताएं, जैसे माय फादर वाज ए टीचर, माय फादर वाज ए टीचर, माय फादर हैड ए पेन, ठीक है ना, माय फादर वाज ए टीचर, है माय फादर हैड ए पेन।
अब यहाँ पर देखें, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपने अफर्मेटिव यहाँ रखा, ये अफर्मेटिव यहाँ पर भी चलेगा, सेम मैंने वैसे ही बना दिया है। सब में वो कंस्ट्रक्शंस वही हैं जो आपने यहाँ पर देखे हैं वो। अब जो जिसमें ये डैश लगा है वो इसका मतलब सब्जेक्ट है, वो वर्ब सेकंड है, और यहाँ हमने वर्ब फॉर्म का केवल जिक्र किया है विशेष रूप से। मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये ऐसे डैश कर दिया है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ब सेकंड यहाँ ध्यान रखेंगे, वर्ब सेकंड यहाँ पर हमने यूज़ किया है। दूसरा है कि जब निगेटिव आएगा तो उसमें सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जहाँ पर सब्जेक्ट की बात होती है, ऑब्जेक्ट की बात होती है, अन्य वर्ड्स की बात होती है, इंट्रोगेटिव वर्ड वगैरह हैं, तो उसको हमने ऐसे डैश कर दिया है ताकि आपकी सुविधा के लिए, और स्पेस जैसे उसमें मेस क्रिएट हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट रखेंगे, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव फर्स्ट में डिड प्लस डिड पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। अब इसमें WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। डिड, ठीक है ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट प्लस, देखिए पूरा वैसे ही है। जहाँ पर देखिए डूडज है वो डिड हो गया है, यहाँ डूडज है डिड हो गया है, यहाँ डूडज है डिड हो गया, बस यही कर देना। अब इसमें जहाँ इज एम आर है सारी चीज़ें वैसी हैं, बस वाज वर कर देना है। बस आप ये पूरा कर लेंगे, ये पूरा आपका उसी पैटर्न पर चलेंगे जैसा कि अब यहाँ पर आपने कहा कि ता था, अब यहाँ था वाला एक्सप्रेशन आएगा, इसमें रहा था वाला एक्सप्रेशन आएगा, इसमें चुका था वाला एक्सप्रेशन आएगा। ये हिंदी का एक्सप्रेशन है, ये रहा था प्लस टाइम, इसमें टाइम भी दिया रहेगा, मेंशन रहेगा। इसमें रहा था, इस वाले में भी रहा है और प्लस टाइम, ये जो रुक चुका है ना, इसी तरह से इसमें रहा है और प्लस टाइम, इसमें टाइम मेंशन जरूर रहेगा, नहीं तो वो माना ही नहीं जाएगा। तो ये टाइम जो है आप ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा सही से कर दें, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक से किया ये। रहा है प्लस टाइम, रहा था प्लस टाइम, ये टाइम, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट उसी पैटर्न पर चलेगा। जहाँ हैज़ हैव है वहाँ हैड हो जाएगा, जहाँ बस यही हैज़ हैव है वहाँ हैड हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट वैसे ही पैटर्न पर आप अपने नोटबुक पे लिख लेंगे। ये थोड़ा सा आपको आपका पार्ट है कि थोड़ा आप एक्सरसाइज करेंगे। और हम चलते हैं फ्यूचर एक्सप्रेशन पर। अब इसमें थोड़ा सा जब इसके टेंसेस की यूज़ करेंगे, यूसेज बताया जाएगा, जैसे यूसेज, ठीक है ना। यूसेज पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, तो यूसेज किस में कौन कौन से टेंस का कब कब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम अगले वीडियो में, वो छोटा वीडियो होगा, उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेशन क्लियर कर देंगे। यूसेज नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। फिर फ्यूचर एक्सप्रेशन में आएंगे, तो फ्यूचर एक्सप्रेशन में देखिए हम फ्यूचर के लिए ऐसे कोई डिक्टो फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, हम वर्ब फर्स्ट प्लस एस कंस्ट्रक्शन के थ्रू फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये फ्यूचर को कब करते हैं, ये कब लगाते हैं, जब कोई शेड्यूल्ड एक्शन हो। ये कब लगाते हैं, जब प्लान हो। देखिए ये शेड्यूल के लिए होता है, कोई शेड्यूल, ये शेड्यूल्ड एक्शन के लिए, ये प्लान के लिए होता है, प्लान के लिए होता है। बी प्लस गोइंग टू कंस्ट्रक्शन, ये जैसे जो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखते हैं, ठीक है ना, वो उसमें इलिप्टिकल और क्लिप्टिकल फॉर्म में ये कंस्ट्रक्शन विशेष रूप से उसमें आता है।
ये विशेष रूप से ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए, गवर्नमेंट के प्लान्स के लिए, ये पॉलिटिकल प्लान्स और ये सब होते हैं, ये पर्सनल प्लान्स वगैरह के लिए विशेष रूप से। जैसे इसको अपने में भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू फैक्ट्री, आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू लेसन्स टुमारो, आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू लेसन्स टुमारो। तो ये है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ें देखिए, बी प्लस गोइंग टू कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। बी प्लस टू इन्फिनिटिव, अब मतलब जैसे ये हुआ, हम कब इसका प्रयोग करते हैं, ये कब प्रयोग करते हैं, ये भी विशेष रूप से उस तरह के जो फ्यूचर में, जैसे जब हम प्रोसेस कुछ करते हैं, प्रोसेस लिखते हैं किसी चीज़ का प्रोसेस, अक्सर लेबोरेटरी में जब आप करते हैं या आप कोई अपना चीज़ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कपड़ा धुलते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई सामान बनता है, कैसे वीडियो बनाते हैं या कैसे पढ़ाते हैं, कोई क्या स्टेप है उसकी, तो उसके लिए विशेष रूप से वो फ्यूचर एक्सप्रेशंस, उसके लिए ये टू इन्फिनिटिव बी का, यहाँ जो भी इस फ्यूचर एक्सप्रेशन में बी का अर्थ होगा, बी यहाँ पर बी विशेष रूप से इज, एम, आर के रूप में होगी, और एम आता ही नहीं है, मतलब आप ये समझें केवल इज आर के लिए ही विशेष रूप से इसका हम प्रयोग करते हैं। बी का मतलब इज आर का प्रयोग होता है, और कोई नहीं होगा, वाज वर बीन बीइंग कुछ नहीं होगा, केवल बी का अर्थ होता है इज और आर। जैसे ही इज गोइंग टू प्रेजेंट हिज लेक्चर ऑन नेक्स्ट मंडे, है ना, ही इज गोइंग टू गिव हिज लेक्चर जस्ट नाउ, गो देयर इन दैट हॉल, ही इज गोइंग टू गिव हिज लेक्चर। तो वो जा रहे हैं अपने लेक्चर देने, आप लोग वहाँ जाइए, उस हॉल में जाइए। तो यहाँ पर हम ये करते हैं फ्यूचर की बात, हम फ्यूचर एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं। अब जैसे इसमें मान लीजिए कौन सा प्लान गवर्नमेंट ने बनाया है ना, ये पॉलिसी कौन सी बनाई है, स्पेशली इसके लिए विशेष रूप से जब इलिप्टिकल फॉर्म में ये आता है, ये वाला ध्यान दें, ये वाला भी इस गवर्नमेंट प्लान्स के लिए, सामान्य प्लान्स के लिए, ये भी प्लान्स के लिए होता है, लेकिन ये त्वरित प्लान होता है, ठीक है ना, ये त्वरित प्लान नहीं होता है, ये कभी कभी इस तरह त्वरित प्लान के लिए बताया जाता है, लेकिन ये जो होता है, ये गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को क्लिप्टिकल और इलिप्टिकल फॉर्म में न्यूज़पेपर्स में स्पेशली ये इलिप्ट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट टू अनाउंस ए न्यू प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट टू अनाउंस मतलब गवर्नमेंट इज टू अनाउंस, गवर्नमेंट इज टू अनाउंस, वास्तव में होना चाहिए गवर्नमेंट इज टू अनाउंस, लेकिन गवर्नमेंट टू अनाउंस ऐसे कर देता है, मतलब इज आर को इलिप्ट कर देता है, गायब कर देता है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस में विशेष रूप से यूज़ किया जाता है। अब बिल सेल कंस्ट्रक्शन तो आप जानते ही हैं, इसको इंडेफिनिट कंस्ट्रक्शन स्पेशली इंडेफिनिट में माना जाता है, जो सामान्य जो हमारे ग्रामरियंस हैं वो लिखे हुए हैं, बिल सेल प्लस बी प्लस वर फर्स्ट इन्फेक्टेड बाय आईएनजी कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जैसे ये बने हुए हैं, ये चारों उसी तरह से आप कर सकते हैं। ये कौन सा विशेष रूप से देखिए, ये चार जो हम घेर रहे हैं, ये विशेष रूप से ये चारों को आप ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, आपने ग्रामरियंस का देखा होगा, लेकिन ये टेंस नहीं होते हैं। आप समझ ले, इसको समझ ले, किसी भी अच्छे ग्रामरियन की बुक आप पढ़ेंगे, चाहे एफ टी वुड का पढ़ेंगे, चाहे विलियम जे लॉन्ग का पढ़ेंगे, चाहे हार्डवी का पढ़ेंगे, चाहे मतलब जो टंडन का पढ़ेंगे, कोई भी जैसे जितने ग्रामेरियंस हैं, पीसी राव का पढ़ेंगे, कोई भी जो भी एनडीवी प्रसाद राव का पढ़ेंगे, पीसी राव का पढ़ेंगे, मतलब कोई भी आप अच्छा ग्रामेरियन का देखेंगे तो निश्चित तौर पर, या जैसे हमने जो एडवांस लर्नर्स ग्रामर देखा जो हमारे एमफिल में था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद में, उसको हमको बुकलेट दिया गया था, वो एडवांस ग्रामर का। देखिए ये जो है, ये एडवांस ग्रामर का हमारे पास है। देखिए इसमें ये देखिए मॉडर्न ग्रामर, जो मॉडर्न ग्रामर एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, आपने देखा
तो इस पे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, स्पेशली ये सीफेल का एमफिल का पार्ट था उस समय, अब तो समाप्त कर दिया गया। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, स्पेशली बुकलेट फर्स्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे ही जो एडवांस लेवल के हैं वो लोग इसको नहीं मानते हैं कि ये इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट है, परफेक्ट ना, वो एक्सप्रेशन बताते हैं जो मैं यहाँ पर आपको। और बी प्लस अबाउट टू इज अबाउट टू मूव, द ट्रेन इज अबाउट टू, जैसे द चाइल्ड इज अबाउट टू फॉल, जैसे ये भी एक फ्यूचर एक्सप्रेशन है कि नेक्स्ट मोमेंट में गिरेगा। द चाइल्ड इज अबाउट टू फॉल मतलब यहाँ पर होने वाली है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये आपने देखा हमने एक नटसेल में, छोटे से में बहुत प्रयास अच्छा किया है कि किस तरह से अब इनके कंस्ट्रक्शंस आप इनके आधार पर बना सकते हैं। जैसे ये देखो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर दिया हुआ, पूरा कंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ, इसका भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पूरा दिया हुआ है, इसका बी प्लस गोइंग टू कंस्ट्रक्शन आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, बी प्लस गोइंग टू का सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है ना, प्लस गोइंग टू और प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया है। और इसका इन्फिनेटिव देखिए, इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट प्लस बी का तात्पर्य यहाँ पर हम यही करना चाह रहे हैं, यहाँ बी का तात्पर्य ये इज आर से ले लीजिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस इज आर, बी का मतलब इज आर टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप फिर इसका भी देख लीजिए, बी प्लस अबाउट टू, तो सब्जेक्ट प्लस द चाइल्ड इज अबाउट टू फॉल, द ट्रेन इज अबाउट टू मूव, देखो द इज, बी का मतलब हुआ इज आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों का कंस्ट्रक्शन एक ये तीनों का कंस्ट्रक्शन यहाँ मैंने दे दिया कि इसके आधार पर आप इसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब अपने से बना सकते हैं। और इन सबों का जो भी कंस्ट्रक्शन है, विल शैल के बाद वर्ब फर्स्ट लगा लें, विल शैल बी के बाद वर्ब फर्स्ट इन्फेक्टेड बाय आईएनजी लगा लें, विल शैल हैव के बाद वर्ब थर्ड लगा लें, और विल शैल हैव बीन के बाद वर्ब फर्स्ट इन्फेक्टेड बाय आईएनजी लगा लें। तो जैसा कि इसमें है वही कंस्ट्रक्शन इन चारों में बन जाएगा, और इन जितना है कंस्ट्रक्शन सब आप बना सकते हैं। ये आपको प्रयास करना है, ये आपके थ्रू होगा जो तो और अच्छा होगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो अगर आप वीडियो देखते हैं उसमें कुछ लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि दे करके, वैसे तो बहुत कम समय मिल पाता है लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि देखिए, अब आपने देखा कि फ्यूचर एक्सप्रेशन के पास अपनी वर्ब फॉर्म नहीं थी, इन्होंने क्या किया है, विल शैल को लिया और इन्होंने इज आर को लिया, ठीक है ना, और इस तरह से विल शैल, हैव, बीन, ये सब जो स्पेशली विल शैल को लेकर के इन्होंने अपना काम चलाया है। शेष तो बात ठीक है और सब में भी इज एम आर लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने विल शैल मॉडल वर्ब्स को लेकर के, इसी नाते टेंस जब भी हम पढ़ें, टाइम, टेंस, एस्पेक्ट और मॉडलिटी पढ़ें, पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारा होना चाहिए, तब हम इसको पूरी तरह समझ सकते हैं और 1 to 1 करेस्पॉन्ड कर सकते हैं और फ्लुएंटली करेक्ट ग्रामर के साथ बोल सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ये आप लोग इसको देख लें। ठीक है, थैंक यू।